स्वागत है आपका फिर से बीकानेरी सितारे में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो बीकानेर लेवल पर किसी भी नाम की या किसी भी पहचान के लिए या किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने राजस्थानी संस्कृति को अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कल्चर प्रोग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं धर्मू नायक रंग रसिया। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं धर्मू नायक जी आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जो आप राजस्थानी कल्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कि आपका नाम बड़ा मजेदार है कि धर्मू नायक रंग रसिया। तो रंग रसिया नाम के पीछे क्या ऐसी कहानी है, ये मुझे बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, मैं कभी मिलूंगा आपसे तो इस बारे में जानूंगा। तो देखो, सबसे पहले आपके चैनल के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो ऐसा है कि मैंने अपना आप नहीं निकाला है। जी। मेरे कुछ यहाँ के मित्र हैं, दिल के करीब मित्र हैं, उन्होंने मेरा ये नाम बनाया है रंग रसिया। तो ये रंग रसिया क्यों बनाया है उन्होंने मेरे को बताया है। अच्छा। मैंने उनसे पूछा था कि आप रंग रसिया ही नाम क्यों निकाला। तो मेरा मित्र एक तो हमारे साथी, आपने इंटरव्यू लिया था उनका, मूलचंद जी नाइक सिंगर, और एक हमारे मित्र करीबी मित्र और है जिनका नाम भवानी शंकर जी है। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने मेरा टाइटल सोचा था कि आपके नाम के पीछे रंग रसिया लिखे। तो रंग रसिया, मैंने पूछा ये रंग रसिया ही क्यों, और भी तो कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला आप हर रंग में मिले हुए हो। मैंने पूछा कैसे, कि आप सबसे पहले तो एक सेवक हो, मैं भैरूनाथ की सेवा करता हूँ, और उसके बाद में आप भैरूनाथ की मूर्तियां भी बनाते हो, श्रृंगार वगैरह करते हो। पहला आपका ये काम है। दूसरा काम आपका ये है कि आप लिखते भी हो। ठीक है। तीसरा काम है आपका कि आप रोबीला प्रोग्राम भी करते हो। जयपुर देखो, कोटा देखो, देखो बीकानेर। चौथा काम है आप एक्टिंग भी करते हो। तो मेरे बहुत सारे ऐसे काम हैं, तो मैं सब में काम करता रहता हूँ। तो उन्होंने बोल दिया कि आप हर चीज में रंगे हुए हो, तो आपका नाम रंग रसिया ही कटाएंगे। तो उन्होंने वो नाम फाइनल कर दिया। मैंने देखा आपके कि आपने बहुत अवार्ड जीते हुए हैं। आप रोबीला ग्रुप से जुड़े हुए हो। तो रोबीला ग्रुप राजस्थान पर्यटन विभाग का है। तो इसमें आप मतलब कैसे आए इसमें, और आपको मतलब राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का जो आपका ये है, ये बहुत ही शानदार है कि अपने राजस्थान कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग जगह पर जाकर। तो आपका इसमें आने का मेन मोटिव कैसे था, और मतलब आप कैसे इसमें सेलेक्ट हुए? देखो, ऐसा है ना कि मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, और दूसरे में मैं राजस्थानी कल्चर को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितनी राजस्थानी जैसे पुरानी पैर भूषा थी हमारी, गहने वगैरह जैसे पहनते थे कपड़े वगैरह, तो वो आजकल लुप्त हो गया है। तो ऐसे में हमारी राजस्थानी संस्कृति है वो दब रही है। तो हम युवा ये काम करेंगे ना, तो हो सकता है कि ये जिंदा रहे। और तो इनको जिंदा रखने की हमारे जो ग्रुप है, हमारा ग्रुप लीडर भी है श्याम जोशी और किशोर कल्ला, तो वो हमको इस फील्ड में लेके आए थे। उनको देख के ये मेरे को भी लगा कि नहीं, हम राजस्थानी कल्चर को जिंदा रखने का काम करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है दाढ़ी से, बालों से, पर झेल लेते हैं, क्योंकि पहला हमारा राजस्थान है। राजस्थान के कल्चर को जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। हाँ, तो मतलब जैसे धर्मू जी आपने दाढ़ी और लंबे बाल रखे हैं इतने, तो इसका राज क्या है कि मतलब ये आप मैनेज कैसे करते हो? देखो, मैनेज करना तो बहुत बुरा काम है और कठिन भी है, और लोगों का कुछ सुनना भी पड़ता है। हाँ, इसमें लोग नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, घर वालों को भी बहुत सुनना पड़ता है। पर अब मैं इस जगह पहुंच गया हूं ना, तो घर वाले भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट पत्नी का होता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कमेंट पत्नी का होता है। तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत, पर मेरी पत्नी मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। तो अब भी है ना, उनको पता है कि ये इतने अवार्ड जीत लिए और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो आज मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। मेरी माँ, मेरा भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, परिवार भी पूरा सपोर्ट करता है। कई बार क्या होता है कि बड़ी दाढ़ी और बड़े अपने लंबे बाल रखते हैं ना, तो उसको मैनेज करना बहुत हार्ड काम होता है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम शाइनिंग, एकदम चमक रही है, एक बाल खुला हुआ है। मतलब क्या राज है इसके पीछे, क्या लगा? देखो, तो जैसे पुरानी चीजें है ना,
उनको उजागर करना ही हमारा काम है। जी जी। तो हम ऐसे जैसे आप ये तेल शैम्पू वगैरह ये कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा। हम मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, अच्छा। छाछ लगाते हैं, दही लगाते हैं। अच्छा। तो इनसे ही हमारा कुछ सब कुछ है। पुराने टाइमों में क्या था, छाछ दही से नहाया भी जाता था, सिर में जैसे बालों में लगा के पूरे बॉडी पे वैसे, मतलब सबसे बेस्ट चीज है अपने साबुन में तो केमिकल वगैरह बाल झड़ना वगैरह ये परेशानी आती है। हमारे ग्रुप में साबुन शैम्पू तो अलाउड ही नहीं है। अच्छा। बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमारे जितने भी अलाउड जो कर भी दे ना तो इतना ग्रोथ नहीं रहता है, ब्रेड का, दाढ़ी का और बालों का रहता नहीं है। तो ये देशी इलाज आज भी कायम है। ये कोई बंदा करना चाहता है तो ये इलाज करे मेरी सलाह से, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका। अपने बीकानेर में कई बहुत सारे शख्स ऐसे भी हैं जिनकी दाढ़ी 4 फुट 5 बिल्कुल हमारे गुरु लोग हैं वो, जैसे गिरधर व्यास है, बहुत सारे ऐसे हैं। अपन 2 महीने बाल नहीं कटवाते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत मैनेज करना है, और आप इतने लंबे टाइम से इसे मैनेज कर रहे हो। तो जैसे धर्मू जी आपके रोगिला ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, तो आपके प्रोग्राम्स कौन कराते हैं, सरकार कराती है या प्राइवेट संस्था कराती है? नहीं, हमारे सरकारी पर्यटक विभाग से हमारा होता है सारा प्रोग्राम। हमारे पर्यटक विभाग में कोई भी काम प्रोग्राम होता है ना तो हमें वहाँ इन्वाइट करते हैं, हम वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। जैसे आपका पूरा ग्रुप है, उसमें आप पुरानी राजस्थानी संस्कृति के अनुसार वेशभूषा धारण करके लंबी तलवारें देखिए, लंबी तलवारें, लंबी दाढ़ें, मूछें, वो सबकी एकदम लंबी दाढ़ियां। ग्रुप में कितने मेंबर है आपके? हमारे ग्रुप में तो ऐसे तो बहुत हैं, पर हम अभी ग्रुप हमारे आपको अभी बताया था ना श्याम जोशी जी, वो हमारे ग्रुप लीडर हैं और हमारा कम से कम 20-25 लोगों का ग्रुप है। अच्छा। तो उनके साथ अभी काम करते हैं। तो कई बार अपने बीकानेर में कैमल फेस्टिवल होता है जनवरी के आसपास, वहाँ पे आप बहुत तगड़ी धूम मचाते हो, स्टेज पे छा जाते हो यार। देखो जनता तो हमारे यहाँ बीकानेर के, पूरे राजस्थान में बीकानेर के ही रोबीले फेमस है। बिल्कुल। और है कुछ जगह पर इतना बीकानेर वाले जितना ये ऐसे रखते हैं ना सो वैसा मेरे ख्याल से कोई और नहीं रखता है। और बीकानेर के रोबीले जहाँ स्टेज पर चढ़ते हैं बीकानेर की धरती पर, तो फिर कहना ही क्या है। तो जनता तो और अपने जैसे आप बाहर भी आपने प्रोग्राम किया? बिल्कुल। मतलब कहाँ किया? मैंने बहुत सारी जगह किए है। मैंने यूपी तक गया हुआ हूँ, वृंदावन, मथुरा और पुष्कर, अजमेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, सब जगह हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। अलग-अलग ग्रुप्स के लोग आते हैं वहाँ? नहीं, वो वैसे तो हमारा ग्रुप तो यहीं से बीकानेर से एक ही रोबीला जाता है, ग्रुप जाता है। और अदर स्टेट जैसे गुजराती लोग आते हैं, जैसे पंजाबी लोग आते हैं, हरियाणवी लोग आते हैं, वो अलग-अलग अपना प्रोग्राम बताते हैं। तो मैंने एक किस्सा सुना था मैंने आपका कि आपका राइटर बनने के पीछे है ना बहुत ही मजेदार किस्सा है, जरा आप बताएंगे? देखो, राइटर बनने का मेरा कोई शौक नहीं था और राइटर बनने का मेरा बचपन से ही शौक था। दोनों बातें हैं। दोनों बातें ऐसे हैं कि मैं राइटर बन के कुछ लिख कर गाने में फेमस होना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ लिख के मेरे संतुष्टि के लिए मैं वो लिख रहा था। तो मैंने सबसे पहले मेरे पिताजी का एक याद में श्रद्धांजलि सॉन्ग लिखा था, जिसने मेरा भाई आप जिसका इंटरव्यू लिए थे मूलचंद नाइक का, तो उन्होंने मूलचंद को मैंने मेरे पापा का श्रद्धांजलि सॉन्ग था वो लिख के दिया था। तो उनके बाद में क्या मेरा वो सॉन्ग बढ़िया प्रोसेस उसका बढ़िया रहा। तो मेरे कुछ अपने थे तो जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक तो कालूराम जी अड़िया और दूसरा उनका लड़का गोपाल। तो मैं वहाँ पे पापा का सॉन्ग लिख के थम गया था। तो उन्होंने बोला यार तू इतना बढ़िया लिख सकता है तो आगे और तैयारी कर। मैंने कहा मेरा इतना कोई शौक नहीं है, पर नहीं तू इसमें लग, तू लिख सकता है। तो मैंने कहा अब मैं किस फील्ड पे लिखूं, क्या लिखूं। मैंने अपना पापा का दर्द था वो लिख दिया, अब क्या लिखूं। तो कि तुम भैरवनाथ की सेवा करते हो, कुछ भैरवनाथ पर लिख दो। तो मैंने पहला गाना भैरवनाथ का लिखा था, वो मूलचंद भाई ने गाया था, भैरू को कैसे मैं मनाऊं रे। वो गाना अच्छा प्रोसेस में था, अभी तक उनकी रील बन रही है। मैंने देखा, बहुत शानदार गाना। हाँ, तो उनका बहुत सपोर्ट है मेरे को कि उन्होंने मेरे को इस फील्ड में डाला था। जी। तो सबसे ज्यादा आपको सपोर्टिव फैमिली में कौन है? फैमिली में तो देखो सबका तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्यों अंदर की बातें हम बता नहीं सकते, पर मेरी माँ का और मेरे भाई का और पत्नी का सबसे ज्यादा मेरे को सपोर्ट मिलता है। बाहर ये भी अलग मैटर है। बाहर वालों की मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आजकल लोग सामने बाप जितनी इज्जत करते हैं और पीछे से तलवारें चलाते हैं। तो सामने किसी के जाते हैं ना तो बाप जितनी इज्जत करेंगे, आओ भाई साहब कैसे हो भाई साहब, पर पीछे से
तलवारें चलाते हैं। तो हम उनका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। और जो बंदे हमको सपोर्ट करते हैं वो हमारे दिमाग में और दिल में भी है कि जो हमारे सपोर्ट करते हैं, हमारी नजर में है वो कौन आदमी सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, सपोर्ट करना ना करना वो ऊपर वाले के हाथ में है। जो अपना काम है वो करते हैं, हम हमारा काम हम उनको देखते ही नहीं है, हम हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा लक्ष्य का ध्यान रखते हैं। मैंने देखा कि आप मतलब रोबिला ग्रुप से भी जुड़े हुए हो, लेखनी में आपका हाथ बहुत अच्छा है, एक्टिंग भी आप बहुत शानदार करते हो। तो एक्टिंग के फील्ड में फिर कैसे आप आ रहे हो? एक्टिंग में तो एक छोटा सा किस्सा है। इसमें एक बार मैंने भेरू जी का सॉन्ग पहले आपको बताया था, वो जो लिखा था जी जी। तो उसमें भेरू जी का सॉन्ग लिखने के लिए एक्टर मूलचंद ने बोला था कि कुछ ऐसा एक्टर बताओ जो तो लगता हो जैसे घने बाल दाढ़ी हो। तो हमें कोई एक्टर मिला नहीं था। तो फिर मूलचंद ने बोला यार धर्मू भाई आप करो ये। मैंने कहा यार मैंने कभी एक्टिंग की नहीं, कैमरे के सामने नहीं गया हूँ, मुझको तो थोड़ा अजीब फील होता है, शर्म भी वगैरह भी आती है। तो कहा नहीं हम कहीं और चले जाएंगे, जैसे धोरे वगैरह जहाँ कोई नहीं हो देखने वाला, सिर्फ कैमरामैन होगा और हम होंगे, तो उसके बाद में कर सकोगे। तो मैंने कहा हम कोशिश करेंगे। तो हम चले गए थे वहां पर, तो वहां पर एक्टिंग की थी तो थोड़ा प्रोसेस बढ़िया मिला। फिर लोगों ने कहा आप बढ़िया एक्टिंग करते हो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे गानों में एक्टिंग करने लगा। फिर वो शर्म वगैरह भी हट गई और शौक लग गया उसका। जो है कैमरा को फेस करने का जो थोड़ा सा डर था वो आपका क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग कितने गाने आपने अभी तक लिखे? देखो साहब मेरे को गाने तो अभी याद नहीं है, पर बहुत गाने लिख चुका हूँ मैं। और कुछ मैटर लिखे हुए हैं और कुछ रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, कुछ की डमी दे चुका हूँ, वो चल रहे हैं। और अभी हाल में अभी मूलचंद भाई ने एक और मेरा सॉन्ग डमी दे रखी है। एक नया सॉन्ग आपको मिलेगा सावन में, बढ़िया सॉन्ग लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है उनका। आपकी जोड़ी मूलचंद जी के साथ बहुत परफेक्ट बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब मूलचंद जी से आप कैसे मिले और मूलचंद जी के साथ ही आपका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है? इसकी एक ही बात कहूंगा, दो जिस्म एक जान। क्या बात है। बस मूलचंद और मैं, हम भाई भाई भी कह सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि अब मूलचंद को गाना क्यों देते हो? अरे मूलचंद मेरा भाई है और मैं मूलचंद का भाई हूँ। वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो हमारा भाई भाइयों का ये प्रेम है, ये चलता रहेगा। जैसे आप एक्टिंग वगैरह करते हो तो घर पे आपको भाभी जी कुछ कहती नहीं है क्या? देखो कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं जी जी, पर मैंने आपको अभी बताया था ना, सबसे ज्यादा कोई सपोर्ट करता है ना और किसी को आगे बढ़ाना ना, तो सबसे ज्यादा उसकी पत्नी का हाथ होना जरूरी है। तो मेरी पत्नी मेरे को बहुत सपोर्ट करती है और ऐसे कोई नेगेटिव सोच नहीं है उनकी। जी जी। और मेरा काम एक्टिंग का मैंने शुरू कर दिया है, तो मेरे को तो एक्टिंग में कुछ भी करना पड़ सकता है। जैसे अभी कुछ रोल आ गया तो जिंदा लाश भी बनना पड़ता है, तो पागल की भी एक्टिंग करनी पड़ती है। तो ये तो एक्टिंग का काम है, सपोर्ट भी करती है। अभी आपका एक गाना चल रहा है बहुत, रील भी मैंने देखा, बहुत बना रहे हैं लोग, मतलब बहुत ज्यादा क्रेज हो रखा है, गोरी गोरी है। तो वो गाना मतलब मैंने जब सुना तो मुझे बहुत शानदार लगा। मतलब यार क्या चीज लिखी है और मूलचंद जी ने गाया है, बहुत शानदार। तो उस गाने के बारे में आप थोड़ा सा बताओ मेरे को। देखो गाने के बारे में तो एक मारवाड़ी सॉन्ग बनाना था हमें, कुछ डीजे सॉन्ग बनाना था। और आपको मैंने पहले बताया था मैं मिट्टी से जुड़ा आदमी हूँ और मारवाड़ी को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने मारवाड़ी में कुछ लिख दिया, गोरी गोरी है, गोरी गोरी लिख के मैंने मूलचंद जी से गवा दिया। और वो गाना कृपा से, भगवान की कृपा से बढ़िया चल रहा है अभी तक। लूप पे भी मैंने 2-3 बार सुना है उसको, मतलब मैंने स्पीकर वगैरह बजा के यार क्या चीज लिखी है धर्मू जी ने। और धर्मू जी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा है, जैसे आप जब इस फील्ड में आए तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? ऐसा बहुत समस्या का सामना करना पड़ा और अब भी कर रहे हैं। जी जी। देखो सबसे पहला सबका सपोर्ट होना जरूरी है और घर से सपोर्ट चालू होता है। तो घर से तो मेरे को सपोर्ट मिलता है, जैसे मेरा बड़ा भाई है तो वो मेरे को पूरा सपोर्ट करता है। कोई काम होता है ना मेरे को तो वो कहता है चल मैं खड़ा हूँ पीछे, तू दिक्कत मत ले, तू तेरा काम कर। तो सबसे पहला मेरे भाई को मैं थैंक्स कहूँगा। और दूसरे मैं मेरी माँ, उनका भी बहुत बड़ा मेरे सपोर्ट करते हैं। और तीसरे मेरी बीवी। और यार दोस्त में बात करें तो मेरे कुछ यार दोस्त भी हैं जो जी जान से मेरे को सपोर्ट करते हैं। और जब भी मेरा कुछ नया सॉन्ग आता है ना तो बाहर के लोगों से मेरे को मिलता है कि भाई साहब आपने बहुत बढ़िया गाना लिखा था, या
कोई भी प्रोसेस रहा तो वो बाहर से ही सुनने को मिलता है। तो मेरे को परिवार में कोई आदमी ऐसा नहीं मिला, कोई मेरे को ऐसा बोले कि यार धर्मुते ने बहुत बढ़िया गाना लिखा था, कोई बात भी नहीं करता है। हो सकता है मेरे परिवार को ऐसे कोई सॉन्ग पसंद नहीं आते हो। तो मैंने एक भजन भी चेतावनी अभी मूलचंद जी से गवाया था, तो भजन भी मैंने लिखा था। तो कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ डिस्टर्ब है परिवार में लोग। तो हो सकता है वो अंदरूनी बात है, वो बताते नहीं होंगे, पर सपोर्ट करते हैं। मतलब हर आर्टिस्ट के साथ है कि घर से ही उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये नेचुरल बात है कि अगर किसी आर्टिस्ट को अगर घर से सपोर्ट मिले ना तो वो बहुत कुछ कर सकता है समाज। बिल्कुल, लेकिन सबसे मेन तो रुकावट वहीं से आती है। और अगर आप यहाँ से आगे बढ़ गए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, बाद में कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि कमर पक्की होनी चाहिए, जिसे हम पीठ कहते हैं वो मजबूत होनी चाहिए। वो पीठ हमारे घर वाले ही होते हैं, हमारे जो मिलने वाले रिश्तेदार, उनका सपोर्ट होगा ना, पहले वो जानते हैं हमें, उसके बाद हम बाहर वाले जानते हैं। तो उनकी सपोर्ट होना तो थोड़ा मुश्किल होता है। वो से जैसे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो घर वाले सपोर्ट के, जैसे दाढ़ी वगैरह बताते हैं ना, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि नेगेटिव सोच रखते हैं लोग, ये क्या है, ये अभी तू बूढ़ा बन गया है, बाबा बन गया है। तो ऐसे सामना करना पड़ता है। घर वाले सपोर्ट करें और थोड़ा हौसला बढ़ाए ना, तो हो सकता है थोड़ी आसानी हो सीढ़ियों में। ऐसे दाढ़ी और बालों पे तो बहुत ही ज्यादा कमेंट है। कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि किसी ने कोई, कई बार होता है कि एक कोई बात तो ऐसी चुभी होगी कभी आपको, ऐसे आपको लगा कि यार मेरे को कटवा देना चाहिए? देखो कई बार तो आपका सवाल बहुत मजेदार था। होता है कुछ अंदर की बातें होती हैं, तब ऐसा लगता है कि खुद को एकदम शरीफ और साधारण कर लूं, सब ये फील्ड में जाना है ना, सब छोड़ दूं। तो जैसे लगता है दाढ़ी मूछे बाल वगैरह एकदम साधारण, जैसे पहला जीवन जी रहा था वैसा जीवन सब रहा। फिर वो आदमी कुछ करके वापस मेरे को हौसला देता है कि नहीं इसमें तो रह, तो फिर वो वापस हौसला आ जाता है। तो ऐसे छोटे मोटे होते रहते हैं, ये तो फैमिली मैटर चलता रहता है, चलता वो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आपको कि आप हमारे स्टूडियो में आए धर्मू जी, और आपके नाम की तरह ही आप बहुत ही मजेदार शख्स हो। बहुत बहुत अच्छा लगा। और कैसा लगा आपको हमारे स्टूडियो में? मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आपके चैनल को मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने न्यू चैनल खोला, और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा कि आपने मेरे को इस स्टूडियो में इनवाइट किया। बहुत बहुत आपका आभारी हूं, धन्यवाद है, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही आप हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होते रहे, मेरी और मेरे टीम की वजह से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही सफलता की ओर बढ़ते रहे और राजस्थानी कल्चर को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करते रहे देश में विदेश में, और राजस्थानी कल्चर के बारे में लोगों को बताएं। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है धर्मू जी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। धन्यवाद। धन्यवाद।